डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने सचमुच कमाल कर दिया। उन्होंने भाला फेंक में पहला स्थान हासिल कर न केवल देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता, बल्कि अभिनव बिंद्रा के बाद दूसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए जो किसी व्यक्तिगत स्पर्धा में सबसे आगे रहे। इतना ही नहीं, वह स्वतंत्र भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने एथलेटिक्स में पदक हासिल किया, और वह भी स्वर्ण। निस्संदेह ओलंपिक के एथलेटिक्स में मिल्खा सिंह से लेकर पीटी उषा तक ने अपने प्रदर्शन से देश और दुनिया को चमत्कृत किया, लेकिन पदक की आस अधूरी ही रही। इस अधूरी आस को नीरज चोपड़ा ने बेहद शानदार ढंग से पूरा किया। वह किस उच्च कोटि के खिलाड़ी हैं, इसका पता इससे चलता है कि उन्होंने अच्छे खासे अंतर से न केवल फाइनल में जगह बनाई, बल्कि जीत भी हासिल की। यह असाधारण और उल्लेखनीय है कि उन्होंने भाला फेंक के उस खेल में अपनी बादशाहत हासिल की जिसमें भारतीय खिलाड़ियों की मुश्किल से ही गिनती होती थी। वह अपनी बेमिसाल कामयाबी के लिए शाबाशी के हकदार हैं। उन्हीं के कारण 13 साल बाद ओलंपिक में राष्ट्रगान गूंजा। उन्होंने देश को उत्साह और आनंद के वे अद्भुत क्षण प्रदान किए जिनकी लोग व्यग्रता से प्रतीक्षा करते हैं। ऐसे क्षण देश को केवल गौरवान्वित ही नहीं करते, बल्कि लाखों बच्चों और किशोरों का खेल के मैदान में आने के लिए प्रेरित भी करते हैं। नीरज चोपड़ा की स्वर्णिम सफलता यह बताती है कि भारत उन खेलों में भी कामयाब हो सकता है जिनके बारे में यह धारणा है कि उनमें हमारे खिलाड़ी कुछ खास नहीं कर सकते। नीरज इसकी मिसाल है कि लगन और मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। भाला फेंक में नीरज के स्वर्ण पदक के साथ भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कुछ 7 पदक हासिल कर लिए हैं। इसी के साथ यह देश का सबसे सफलतम ओलंपिक बन गया है। अब कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि भारत खेल में एक बड़ी ताकत बने। आज के युग में किसी देश की प्रतिष्ठा इससे भी तय होती है कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं और विशेषकर ओलंपिक में कैसा प्रदर्शन करता है। भारत का लक्ष्य अगले या फिर उसके अगले ओलंपिक की पदक तालिका में शीर्ष 10 देशों में स्थान बनाने का होना चाहिए। यह कठिन काम है, लेकिन असंभव नहीं। इसके लिए उस खेल संस्कृति को और तेज़ी के साथ विकसित करने पर जोर दिया जाना चाहिए, जिस पर पिछले कुछ वर्षों से काम हो रहा है। इसमें खेल संघों के साथ राज्य सरकारों को भी अपने हिस्से की भूमिका का निर्वाह करना होगा, ताकि हमारे पास कई नीरज चोपड़ा हों। पाई मेरा चेंज। संसद के मानसून सत्र को शुरू हुए 3 सप्ताह हो चुके हैं, पर विपक्ष का हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों में शुरुआती 2 हफ्ते में सिर्फ 18 घंटे ही कार्यवाही चल सकी। इस हंगामे को नेतृत्व कांग्रेस दे रही है
और तृणमूल कांग्रेस जैसे क्षेत्रीय दल उसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। यह हंगामा भारतीय राजनीति और संसदीय लोकतंत्र के लिए हितकारी नहीं। विपक्ष के अड़ियल रवैये के बावजूद सरकार ने कुछ विधेयक पारित करा लिए हैं, लेकिन विपक्षी दलों को इस पर भी आपत्ति है। विपक्ष के रवैये पर सत्ता पक्ष का खिन्न होना स्वाभाविक है। विपक्ष के रवैये को इंगित करते हुए पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने कहा कि वह सेल्फ गोल कर रहा है। एक तो विपक्ष चर्चा में भाग नहीं ले रहा है और जब कोई विधेयक सदन में चर्चा के लिए आता है तो वह शोर शराबा करता है। आखिर हंगामा मचाने वाला विपक्ष सरकार पर यह तोहमत कैसे मढ़ सकता है कि वह विधेयकों को 1-2 मिनट में पास करा ले रही है। क्या विपक्ष यह चाहता है कि सरकार अपना काम न करे? यदि विपक्ष यह चाहता है कि विधेयकों पर चर्चा हो तो फिर उसे हंगामा मचाना छोड़ना होगा। विपक्ष का जैसा रवैया लोकसभा में है वैसा ही राज्यसभा में। लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है, पर सरकार इस सदन में बहुमत न होते हुए भी कुछ दलों के सहयोग से विधेयक पारित करा ले रही है। यह सत्ता पक्ष के कौशल का परिणाम है। इसके बाद भी यह सही है कि संसद का कामकाज बुरी तरह प्रभावित है। संसद में हंगामे को नेतृत्व दे रही जो कांग्रेस सदन में बहस से बच रही है, वह बाहर अपनी सक्रियता दिखा रही है। राहुल गांधी कभी ट्रैक्टर लेकर सड़क पर निकलते हैं और कभी साइकिल लेकर। ऐसा लगता है कि सरकार को सदन के बजाय सड़क पर कटघरे में खड़ा करने का तरीका ही उन्हें रास आ रहा है। पता नहीं वह कृषि कानूनों, पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि और पेगासस जासूसी जैसे जिन मामलों को बाहर उठा रहे हैं उन पर संसद में बहस करने को तैयार क्यों नहीं है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल पेगासस मामले पर कुछ ज़्यादा ही जोर दे रहे हैं। हालांकि हाल में इस मामले पर दायर एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जब यह पूछा कि आपके पास क्या प्रमाण है कि जासूसी हुई, तो याचिकाकर्ताओं के पास कोई जवाब नहीं था। इसी पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने यह सवाल खड़ा किया कि क्या कारण है कि पेगासस मामले से भाजपा या भारत सरकार के संपर्क का एक भी प्रमाण पेश नहीं किया जा सका है। इस मामले की गंभीरता पर इसलिए भी संदेह होता है क्योंकि जो मोबाइल नंबर सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश का बताया गया वह 2014 का निकला। अपने देश में जो तमाम समस्याएं हैं उन पर संसद में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यह अजीब है कि पिछले दिनों कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान विपक्ष सरकार को आड़े हाथ ले रहा था और विशेष सत्र की मांग कर रहा था। इसके लिए सरकार तैयार भी हुई, पर जब चर्चा का समय आया तो विपक्ष पेगासस जासूसी मामले में सरकार को घेरने की कोशिश करता रहा।
पेगासस मामले पर आईटी मंत्री का कहना है कि किसी की जासूसी नहीं की गई। यह तो स्पष्ट नहीं कि सरकार ने पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा या नहीं, लेकिन यह तय है कि खुफिया एजेंसियों के पास जासूसी के अन्य साधन तो होंगे ही। स्टॉप।